तो फाइनली फ्रेंड्स टीआरई 4 का बिगुल जो है अब बच चुका है। आप लोगों को आज पता चल गया होगा कि बीपीएससी को टीआरई 4 की अधियाचना मिल चुकी है और काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस भी की है। तो चलिए अब जो है फ्रेंड्स पढ़ाई भी हम लोग कर लेते हैं और इसी कड़ी में आज जो है आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे अब यहां पर में तैयार हो चुके हैं? मैंने आप लोगों से कहा था कि नोटिफिकेशन या नोटिस या फिर कोई अच्छी खबर आने के बाद में हर कोई पढ़ाई पे लग जाएगा। आप लोगों को पहले से करना पड़ेगा, कुछ नई तरीके सीखने पड़ेंगे और इसी वजह से टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए मेमोराइजर, एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, एआई एजेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके, 10 कदम आगे रह सके बाकी लोगों से। तो इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन। चलिए हम लोग यहाँ पर मैं आज पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से देखेंगे और उसके बाद में आप लोगों की रैपिड फायर भी बीच बीच में मैं लेता रहूंगा, तो आप लोगों ने आंसर करते रहना है, ठीक है। चलिए तो जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर में सॉल्व कर सके। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। नया क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने ऑगस्टस क्लीवलैंड के ऊपर में तीर से हमला किया था 13 जनवरी 1784 को। और ये मैं आप लोगों से ऐसे ही हवा में उठा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये ठीक टेट के अंदर में, टीजीटी के अंदर में ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, वहां से लिया है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने जो है जबरा नाम सुना होगा, जबरा, ठीक है, एक जबरा नाम ही फेमस हो चुका है। जबरा पहाड़िया है, वहां से पहाड़िया जबरा पहाड़ियों के ऊपर में, ठीक है, ये व्यक्ति जिन्होंने आदिवासी होते हुए भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए इनको बहुत बुरी तरह से जो है घोड़े से घसीटा गया, फिर फांसी पे लटका दिया गया उनको बाद में 1785 के अंदर में, वो थे तिलका मांझी, ठीक है। तो तिलका मांझी की यहाँ पर मैं बात हो रही है। बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो तिलका मांझी इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 13 जनवरी 1784 को, ठीक है, तिलका मांझी जो थे उन्होंने ऑगस्टस क्लीवलैंड के ऊपर में तीर चला के हमला किया था। कोई ऐसा नहीं गोला बारूद फेंक दिया यहाँ पर में, ठीक है, या फिर उनको फांसी पे लटका दिया, तीर मार दिया था उन्होंने। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। तो एक आप लोगों का पॉइंट हो जाएगा। ऑगस्टस क्लीवलैंड के ऊपर में हमला किसने किया था? तिलका मांझी ने। और ये कहाँ के कलेक्टर थे ये भी याद रखिएगा आप लोग, भागलपुर के, भागलपुर का कलेक्टर था ये ऑगस्टस क्लीवलैंड। तो ये आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, भागलपुर के थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 1785 में उनको पकड़ लिया गया और पकड़कर फांसी दे दी गई थी, ठीक है। भागलपुर के राजमहल जो क्षेत्र है, राजमहल की जो पहाड़ियां है, वहां पर में जबरा पहाड़िया है, जबरा पहाड़िया। तो इनको जबरा पहाड़ी के नाम से जो है पहाड़िया जो है जबरा पहाड़िया, इनको भी जबरा पहाड़िया बोल दिया जाता है तिलका मांझी को इसी वजह से, ठीक है। तो जबरा पहाड़िया क्षेत्र के अंदर में, भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के अंदर में एक जबरा पहाड़िया क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे मैं और भी इसके क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि किसके ऊपर में गोली चलाई थी इन्होंने, ठीक है, ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड कहाँ के थे जल्दी से आप लोग लिखेंगे, ठीक है, सभी लोग लिखिए। ऑगस्टस क्लीवलैंड कहाँ के कलेक्टर थे? भागलपुर के थे। दूसरी चीज, तिलका मांझी ने उनके ऊपर में किससे बम से बम फेंका था, क्या किया था? तीर से मारा था उन्होंने, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको किस एक्ट ने भारत को दो डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रावधान किया था? डोमिनियन, तो देखिए डोमिनियन का मतलब होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन, ब्रिटिश राज्य के अधीन स्वतंत्रता के साथ में काम कर रहे हैं उसको डोमिनियन बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि ब्रिटिशर्स ही उनके बॉस है। तो 1947 के अंदर में जब हमें आजादी मिली तो एक्चुअली हमें डोमिनियन के तौर पर मिली थी, ठीक है। हमारा जो राजा था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जो हमारा राजा था वो ब्रिटेन का जो राजा है वही था हमारा भी राजा, ठीक है। हमारा कुछ उस समय राष्ट्रपति तो था नहीं, तो डोमिनियन हम लोग थे, तो ब्रिटेन का राजा ही हमारा राजा था, ओके। और ये बना था गवर्नमेंट जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जुलाई 1947 के अंदर में पारित हुआ, ठीक है, जुलाई के महीने में, जुलाई 1947 में। और 14 और 15 अगस्त की रात में ये लागू हुआ। इसको अब याद रखना है आप लोगों ने। डोमिनियन स्टेटस का, डोमिनियन का मतलब होता है कि ब्रिटेन के अंदर में ही दो देश बनाए गए, फिर बाद में हमने ये एक्ट को ही निरस्त कर दिया। अच्छा एक चीज और है, इसी एक्ट में यह बात बोली गई है कि भारत और पाकिस्तान चाहे तो इस एक्ट को खत्म कर सकते हैं। जिस एक्ट में बोला गया कि भारत डोमिनियन होगा या पाकिस्तान डोमिनियन होगा, आपको पता है कि 1947 के इस कानून में ही यह बात बोली गई थी कि भारत और पाकिस्तान चाहे तो इस एक्ट को ही रद्द कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस एक्ट को रद्द कर दिया बाद में, और पाकिस्तान ने जाकर 1956 में जाके रद्द किया। पाकिस्तान को ये एक्ट खत्म करने में 1956, ठीक है, या 9 साल लग गए उन लोगों को। हमने जो है फ्रेंड्स यहाँ 2 साल के अंदर में इस एक्ट को खत्म कर दिया था।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 1949 के अंदर में। ठीक है, चलिए इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के को फाउंडर थे, सह संस्थापक है, बताइए। मोतीलाल नेहरू के साथ में। आपको एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज अभी आप लोगों की पेड में भी क्लास है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको अनाउंस किया था। ठीक है, नए बैच के अंदर में, तो जो न्यू बैच है उसमें आज आप लोगों की नेशनल मूवमेंट की क्लास नंबर 1 है, और इसमें आपको एआई और सारी चीजों की मदद से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, सारी चीजों को याद करना, अपग्रेडेड वर्जन आपका। तो जो भी बच्चे पुराने हैं, और आपको पता ही होगा कि लास्ट जो है 24 घंटे बचे हुए हैं अपग्रेड करने के, जो ओल्ड बच्चे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, और जो न्यू बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 80% ऑफ जो चल रहा है उसके भी लास्ट 24 घंटे बचे, तो आप लोग जल्दी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था, उनकी उपाधि क्या है ये आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। चित्तरंजन दास की उपाधि का नाम आप लोग बताइए। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था, आप लोगों ने ये याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज है आप लोगों की कि चित्तरंजन दास जो है उन्होंने कौन से एक नेता थे जिनको फांसी के फंदे से बचाया था। तो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, ठीक है, 1908 के अंदर में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी। देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, इसीलिए बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अलीपुर, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, जिसके अंदर में आप लोगों को पता होगा कि एक ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर में, किंग्सफोर्ड के ऊपर में बम फेंक दिया गया था। औरोबिंदो घोष उसमें जेल में थे, अरबिंदो घोष को फांसी होने वाली थी, और इनको बचा किसने लिया था, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, तो चित्तरंजन दास ने बचा लिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के अंदर में औरोबिंदो घोष को किसने बचाया था, तो चित्तरंजन दास ने बचाया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज है आप लोगों की कि ये चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे, 1938 में और 1939 में अध्यक्ष चुने गए थे, और बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था गांधी जी के विरोध की वजह से। ठीक है, चलो, चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, सभी लोग लिख देंगे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो है ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बन सकता है कि 1916 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त सत्र हुआ था, उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करते जा रहे हो, ऐसे ही आंसर कर देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो ये जो स्वराज पार्टी, इसका गठन इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी ने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने की घोषणा कर दी थी चौरी चौरा कांड के बाद में, इसी वजह से चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। नाउ, आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसके शासनकाल में पारित हुआ था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इसके अंदर में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि फर्स्ट दिल्ली दरबार इन्हीं के समय में भराया गया था, दिल्ली दरबार। ठीक है, ये सफेद मुहा जिसके समय में दिल्ली दरबार भी भराया गया पहला, आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब कि भारतीय जो अखबार है उनके ऊपर में छापने के ऊपर में प्रतिबंध, और अंग्रेजी अखबारों के ऊपर में छापने पर प्रतिबंध नहीं। ठीक है, इस तरीके से। और आयुध अधिनियम मतलब कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, विदेशी लोग हथियार रख सकते हैं। तो ये जो चीज थी ये हुई थी आपकी लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि प्रथम दिल्ली दरबार, ठीक है, 1877 के अंदर में किसके समय में भराया गया था, यही सफेद मुहा था जिसके समय में भराया गया था। ये सफेद मुहा की और कहानियां सुनो आप। ठीक है, ये सफेद मुहा इतना चालाक था, इतना चालाक था कि 21 साल से घटाकर जो है इसने क्या कर दिया था, 19 साल कर दी थी एज। किस चीज की एज, इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 19 साल से छोटे हैं या 19 साल से बड़े हैं, दोनों में बताइए आप लोग। आप लोगों का अभी देखिए 14 फरवरी आएगा, आप लोगों में से कुछ लोगों का तो दिल टूटने वाला है अभी। ठीक है, मतलब दिल टूटेगा, फिर ठुकरा के मेरा काम इंतकाम देखेंगी, वो गाना सुनोगे आप लोग बहुत सारा। ठीक है, फिर कुछ जाके आप लोगों को, हमारे भारत के अंदर में ऐसा होता है। तो 21 से 19 साल के अंदर में बोला कि 19 साल आखिरी डेट। आप लोग यहाँ बोलते हो कि 10 साल और बढ़ाओ, 20 साल और बढ़ाओ, ये बोल रहा था कि और कम करो करके। 19 साल में क्या ही होता है यार। ठीक है, तो 19 साल के अंदर में बोला कि आखिरी है, 19 साल में अगर पास कर लिए तो पास, नहीं तो फेल। ठीक है, मतलब आप ओवर एज हो जाओगे 21 साल के, 19 साल से अगर वो बाहर हो गए तो लॉर्ड लिटन ने जो है एज घटा दी थी सिविल सर्विसेज की भारतीय लोगों के लिए। तो लॉर्ड लिटन, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात निकली है, तो आपको बता दूं कि इसी के विरोध में, इन सारी चीजों के विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी। इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने, ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ये आप लोगों ने याद रखेंगे। आप लोग एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि ए ओ ह्यूम, इन्होंने पहले इंडियन नेशनल यूनियन नाम रखा था इसका, इंडियन नेशनल यूनियन, यूनियन। अब ये यूनियन से नाम हटाकर कांग्रेस किसने किसने किया था,
तो ये नाम सजेस्ट किया था कांग्रेस कर दो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के सिफारिश के आधार पर या उनके कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। कांग्रेस का मतलब होता है जमावड़ा, ठीक है, या बैठक, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की संसद का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो संसद है अमेरिका की उसका नाम कांग्रेस है, ठीक है। चलिए कुछ चीजें हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड, ए ओ ह्यूम से रिलेटेड, प्लीज इसको याद रखिएगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर में भी अगर हम लोग बना सकते हैं हमारे जो रैपिड फायर क्वेश्चन है वो भी बना दीजिए आप लोग। एक बताओ आप लोगों को, जल्दी से बताइए मुझे, ए ओ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट भी बताता चलो जो आपके एग्जाम में आएंगे। ए ओ ह्यूम के बारे में आप लोग समझिए फ्रेंड्स। ए ओ ह्यूम जो है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन और जो है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षी विज्ञान का जनक। तो भारत के अंदर में फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, डोंट वरी, इंडियन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या चीज होती है ये आप लोग अपने आप में एक हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी, स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड। तो हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर में, भारतीय भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक, ठीक है, भारतीय पक्षी विज्ञान विज्ञान का जनक माना जाता है इनको, ठीक है, ए ओ ह्यूम को। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, पक्षी विज्ञान का जनक। एक और चीज आपको बताता हूं, इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित किया गया ऑफिशियली, कब, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब घोषित किया गया था, 1912 के अंदर में। 1912 का सेशन कहां पर में हुआ था, जल्दी से मुझे बता दीजिए जल्दी, ठीक है। 1912 के अंदर में इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस घोषित किया गया, ए ओ ह्यूम को, ऑफिशियली उनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने आंसर में बताते जाना है जल्दी जल्दी से, स्पीड। और ऐसे ही जो लोग चाहते हैं हाथ ऊपर कर देंगे, और जितने कितने हैं यहाँ पर में आप देखिए, करीब करीब 1500 के करीब बच्चे देख रहे हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ा सके। और आप में से जितने भी लोग पेड क्लास में जुड़ चुके, प्लीज 10:30 बजे आप लोगों की इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला क्लास है आप लोगों का, न्यू बैच के अंदर में, बैच नंबर 4 में। तो उसके अंदर में जरूर जो लोग जुड़े हुए आ जाइएगा, ठीक है। नाउ पहले संस्थागत जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे, आप देखिए ये भी क्वेश्चन आया है 18 सितंबर 2023 को, फर्स्ट, ठीक है, संस्थालीज जो थे जिन्होंने आर्म्स उठाया था, वो कौन है, बताइए जल्दी से। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है फ्रेंड्स, पहले आदिवासी व्यक्ति जो थे जिन्होंने हथियार उठाने का हमको सबूत मिलता है, ठीक है, वो है तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है, उन्होंने क्या किया था, 1784 के अंदर में हथियार उठा लिए थे। इन्होंने क्या किया, अगस्टस क्लीवलैंड जो कि ब्रिटिश कमिश्नर थे, या आप लोग उनको कलेक्टर भी बोलते हैं आजकल हम लोग उनको, भागलपुर के कलेक्टर थे, ठीक है, अगस्टस क्लीवलैंड, उनको तीर मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है, ठीक है, बाण बाण मार दिया था। तो चलाओ ना नैनो से बाण रे, ले लो ना जान रे। तो अगर उन्होंने गाना गाया होगा तो तिलका मांझी बोले ठीक है, ओके सर, ठीक है, मार दिया। तो यहाँ पर मैं तिलका मांझी याद रखेंगे आप लोग, उनकी उनको फांसी भागलपुर के अंदर में 1785 के अंदर में इनको फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है। और जबरा पहाड़िया जो राजमहल हिल्स के अंदर में पड़ती है, वहां के ये नेता माने जाते हैं। इनको पहाड़िया या फिर जबरा पहाड़िया आंदोलन के नेता के रूप में भी जाना जाता है, जबरा पहाड़िया आंदोलन के नेता के रूप में, ठीक है। तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और सिद्धू और कानू कहाँ के नेता थे, बिरसा मुंडा किसके नेता थे, ये आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से, ओके, स्पीड, ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सके, और आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, कोल विद्रोह 31-32 के अंदर में जो हुआ था, इसके संदर्भ में कौन से नेता खास तौर पर इस आंदोलन से जुड़े हैं, कोल विद्रोह से, कोल आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड। देखिए कोल अपराइजिंग जो है आप लोगों का ब्रिटिश काल के अंदर में छोटा नागपुर जो रीजन है वहां पर में हुआ था। तो सबसे पहला ये है कि कोल विद्रोह कौन से इलाके में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर में, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वहां पर में हुआ। आपका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, उसके ऊपर में। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो कोल विद्रोह है इसके अंदर में जो लीडरशिप है वो किसने निभाई थी, तो बुद्धू भगत, ठीक है, जो है ज्वार भगत थे, मदारा महतो, इन्होंने जो है पूरा का पूरा इसका जो है इसको लीड किया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा बुद्धू भगत, ज्वार भगत, मादारा महतो, ठीक है।
तो आंसर यहाँ पर में आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी। ये यहाँ पर में हिंदी के अंदर में थोड़ा सा एरर है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इसके अंदर में, ठीक है, हिंदी के अंदर में टीम इसको ठीक कर देंगी। ऑप्शन नंबर 3 बुद्धू भगत, ठीक है, ज्वार भगत और मदारा महतो। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह कब हुआ था एक बार जल्दी से लिख दीजिए आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए कौन से इलाके के अंदर में हुआ था कोल विद्रोह, ये भी आप लिख दीजिए। और ये हुआ था जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो आदिवासी लोग थे, उनका जो मनी लेंडर है, लैंड लॉर्ड्स है, जमींदार, साहूकार और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब कि उस समय के औपनिवेशिक जो शासक थे अंग्रेज, उनके खिलाफ। तो अंग्रेजों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ और मनी लेंडर्स, साहूकारों के खिलाफ ये आंदोलन था, जो उनका कल्चर और ट्राइबल जो मूवमेंट है उनको कर रहे थे। बिरसा मुंडा और जो है फ्रेंड्स गया मुंडा किससे रिलेटेड है? मुंडा रिबेलियन से रिलेटेड है। तो बिरसा मुंडा और गया मुंडा, ये यहाँ पर मैं आप देखिए, बिरसा मुंडा और गया मुंडा मुंडा आंदोलन से रिलेटेड है, मुंडा आंदोलन से, ठीक है। सिद्धू और कानू, सिद्धू कान्हू और मुर्मू, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आप लोगों के, ये बताइए जल्दी से। संथल रिबेलियन से रिलेटेड है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है आप लोगों का हो जाएगा संथल। अच्छा, संथल आंदोलन कब हुआ था? संथल रिबेलियन, संथल रिबेलियन जो है 1855 के अंदर में हुआ था। इसको भी आप लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। अच्छा, ताना भगत और जतरा ओराव, ये ताना भगत आंदोलन जो है उससे रिलेटेड थे, ठीक है। और ये ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट था, ट्राइबल आंदोलन, ट्राइबल लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन था। ताना भगत और जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड। सिद्धू, कान्हू और मुर्मू, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आंसर, संथाल आंदोलन हो जाएगा। लिखते जाइए जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक। 1000 लाइक से हम लोग केवल 47 लाइक्स दूर है। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो जो है वो मिलता रहे। अगर कोई बच्चा बचा है अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के रूप में उनको घोषणा की गई थी 1912 में। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर यहां मिल जाएगा आपको। ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और 1912 का राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां पर में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नाउ असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? अब ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को पारित जो है कौन से समय में किया गया था? कौन से आंदोलन, कौन से समय में? अब मैं इसको पूरा का पूरा आपको बता देता हूं फ्रेंड्स एक बार अच्छे से। असहयोग आंदोलन का ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1920 के अंदर में इसका आंदोलन ये पारित हुआ। अब ध्यान से समझिए, पहला सेशन 1920 के अंदर में 2 सेशन हुए। एक हुआ था सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में, और ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ओके, इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पास नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा सेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहां पर में, ये हुआ दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1920 में। ओके, और ये सेशन हुआ था नागपुर में, नागपुर में। सी विजय विजय राघव चारियर, सी विजय राघव चारियर, बोल के बताओ एक बार। सी विजय राघव चारियर इसके अध्यक्ष थे नागपुर के अंदर में। इसमें चित्तरंजन दास ने इसको वापस से प्रस्तुत किया, चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया। पहले ये विरोध कर रहे थे चित्तरंजन दास कलकत्ता में, बाद में उन्होंने खुद ने इसको प्रस्तुत किया, गांधी जी ने उनको मना लिया था, ठीक है। तो चित्तरंजन दास मान गए, उन्होंने खुद ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रस्तुत किया, और नागपुर के अंदर में ये सेशन जो है असहयोग आंदोलन पास हो पाया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ठीक है। समझ में आया क्या? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ आप लोग। मैंने आप लोगों को लॉजिकली बता दिया कि पहले यहाँ प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था कलकत्ता में। पास कब हुआ? नागपुर के अंदर में, नागपुर सेशन के अंदर में पास हुआ था ये। लिखो सभी लोग जल्दी, फास्ट, सभी बच्चे लिख देंगे। बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 1100 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, ऐसी एनर्जी में जो मिल रही है, तो मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा यहाँ पर में जो है जो जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं इससे रिलेटेड, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, गुड। ना अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लैंक को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी ने कमेंट में आंसर करना है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में पूछा जा सकता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, कभी भी पूछ सकता है आपसे। बताओ कि भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में किसको मानते हैं, किसको जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को ही जाना जाता है, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को। देखो, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया,
अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सलीम अली हो जाएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई भारत के पक्षी विज्ञान के जनक कौन है, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे है, यही याद रखेंगे आप लोग। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी लिख दो कमेंट के अंदर में जल्दी से आप सभी। क्या बात है, बातों बातों के अंदर में देखिए आप लोगों का अभी 1100 हुआ था, अभी 1200 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। तो बच्चों का रिस्पांस मुझे एनर्जी दे रहा है कि ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाना है मैंने। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करते रहोगे, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करते रहोगे आंसर में, उतना मुझे एनर्जी मिलेगी आपको पढ़ाने में। ठीक है, चलिए, इनमें से किस नेता ने 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की थी? ब्यावर नाम की जो जगह है फ्रेंड्स, वहां पर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है इस व्यक्ति को। ठीक है, तो इनमें से किस नेता ने, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है, बिहार की कई सारी एग्जाम्स में आया है, इसी वजह से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इनको मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया कि राजस्थान का मंगल पांडे भी इनको बोलते हैं दामोदर दास राठी। ठीक है, दामोदर दास राठी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पोखरण जैसलमेर के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हथियारबंद विद्रोह के उन्होंने दौरान गोपाल सिंह खरवा जो थे उनकी भी मदद की थी। ओके, और ब्यावर के अंदर में इन्होंने, दामोदर दास राठी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनको राजस्थान का जो है मंगल पांडे भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे आपको बताना है कि नेक्स्ट, तिलका मांझी पहाड़ी आंदोलन के नेता थे। पहाड़िया, बिल्कुल ठीक है, जबरा पहाड़िया जो थी वहां पर में करते आंदोलन था इनका, तो इसी वजह से पहाड़िया आंदोलन के नेता थे। पहाड़िया आंदोलन, तिलका मांझी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने 1784 में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का धनुष बाण से हमला कर दिया था। हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो ऑगस्टस क्लीवलैंड है, उनको लेकर जाया जा रहा था लंदन, तो जब केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका पहुंचा उनका जहाज, तो वहां पर में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड के ऊपर में इन्होंने धनुष से हमला कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ए और बी दोनों के दोनों सत्य है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कहा के भागलपुर के अंदर में। इनको फांसी कब दी गई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से आता है, एक बार जल्दी से बताइए मुझे। इनको फांसी पर लटका दिया गया था, पेड़ के ऊपर में लटकाया गया था उल्टा, आपको बता दूं। ठीक है, फांसी दी गई थी वो भी पेड़ पर लटका के, और इनको घोड़े से घसीटा गया था। इतनी बुरी तरह से अंग्रेजों ने किया था, ताकि बाकी लोगों को एक संदेश दे सके वो लोग। ठीक है, तो हमारे तिलका मांझी जी को एक सलाम। 1785 के अंदर में उनको फांसी दे दी गई थी, 1785 के अंदर में। तो ये ईयर आप लोगों से पूछा गया था एस्टेट टीजीटी बिहार के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 के अंदर में हुई थी। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक 24 अक्टूबर 1945 के अंदर में। तो इसके जो है पहले जो महासचिव थे फर्स्ट, वो थे ट्रैगवे ली, फर्स्ट महासचिव इसके। लेकिन एकमात्र अब तक जो है 9 महासचिव हुए हैं अभी। ठीक है, 90 नंबर के अभी महासचिव है। तो इन 9 लोगों में से, अब पता नहीं 90 का बिचारों का कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन जो इन अब तक के जो है रिकॉर्ड उनमें, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि एकमात्र ऐसे जिनका निधन हो गया, तो वो भी प्लेन क्रैश के अंदर में। ठीक है, तो इनका नाम है हैमर्स जोल्ड। ठीक है, तो हैमर्स जोल्ड जो है, इनका निधन हो गया था प्लेन क्रैश के अंदर में कॉन्गो में। तो एकमात्र यूएनओ के महासचिव जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, हैमर्स, ठीक है, हैमर्स जोल्ड। लिख दीजिए एक बार कमेंट के अंदर में ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, पहले वाले कौन थे ये भी लिख देंगे आप लोग। फर्स्ट महासचिव अभी आप लोगों को यहीं पे लिख के दिया मैंने। ठीक है, हैमर्स जोल्ड, ये 1953 से लेकर 1961 में थे, और कॉन्गो के अंदर में एक विमान दुर्घटना के अंदर में इनकी मृत्यु हो गई थी, और एकमात्र ये ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए, बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के 24 नवंबर 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर में आया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। उन्नीस सौ 16 का मशहूर लखनऊ समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? मशहूर समझौता जो है वो किसके किसके बीच में हुआ? लखनऊ समझौता। तो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, 1916 का जो मशहूर लखनऊ समझौता है, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जब संयुक्त सेशन हो रहा था लखनऊ के अंदर में 1916 में, उसी के दौरान लखनऊ समझौता साइन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह समझौता साइन किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जबकि उस समय में अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार।
उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लेकिन भारत की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, और मुस्लिम लीग की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है, कि अध्यक्ष उस समय में कौन था। तो उस समय में कांग्रेस की तरफ से ये असाइन किया गया था कि कौन सा व्यक्ति साइन करेगा हमारी तरफ से, तो बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने असाइन किया था। बाल गंगाधर तिलक लंबे समय से कांग्रेस के बाहर भी थे। 1907 के कांग्रेस के विघटन के बाद में वो अभी आज से आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में मैं पढ़ाने भी वाला हूँ। सभी को पता है ना, आज से आप लोगों की इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी 10:30 बजे आप लोगों की क्लास है पेड ऐप में, ठीक है, बैच नंबर 4 में, न्यू बैच में। तो जो भी बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड करने का आखिरी 24 घंटे बचे आपके पास में, देखिए आपको मौका दिया गया पूरा का पूरा कि आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अपग्रेड करने का आखिरी मौका है, फिर कल से अपग्रेड का ऑप्शन चला जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आपको नया बैच में फिर से पूरा परचेस करना पड़ेगा। और जो नए बच्चे हैं वो भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो 80% ऑफ अभी आप लोगों के लिए 24 घंटे आखिरी बचे हुए हैं। ठीक है सर, पीडीएफ कहाँ मिलता है? मुझे थ्योरी पढ़नी है। पीडीएफ आपको पीडीएफ के अंदर में पूरी की पूरी मिलती है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ये आपका बिहार जीविका के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जिसको आप लोग आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हो, तो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने महिला रेजिमेंट की स्थापना की थी। वैसे आजाद हिंद फौज जो है आपको पता होना चाहिए कि मोहन सिंह जी ने स्थापित किया था। रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने महिला रेजिमेंट की स्थापना की थी। तो रानी पद्मावती रेजिमेंट, रानी ऑफ दिद्दा रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, एक से अधिक या कुछ नहीं? सुभाष चंद्र बोस ने आज आरजी हुकूमत कहां पर में स्थापित की थी, ये भी आप कमेंट कर देंगे। तो 12 जुलाई 1943 को इस रेजिमेंट की अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, और इसको लीड किसने किया था ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसको लीड कौन कर रही थी महिला रेजिमेंट को? तो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ये आप लोगों का है। और इसको कौन कर रहा था लीड? ठीक है, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है फ्रेंड्स, इसको लीड कर रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों का। 12 जुलाई 1943 को रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की घोषणा की गई। इसको लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है इसको हैंडल कर रही थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन इसको लीड कर रही थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को सभी बच्चे लिख देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए नाउ ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर में? और ये आंदोलन किस वजह से हुआ था ये भी बता दीजिए मुझे। किस मिशन के फेल हो जाने की वजह से ये आंदोलन हुआ था? देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल के अंदर में रखा गया था। बांकीपुर जेल जो कि पटना में है। ठीक है, बांकीपुर जेल पटना के अंदर में रखा गया था। हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? एक बड़े नेता थे। ठीक है, वैसे तो काफी सारे लोग थे लेकिन एक बड़े नेता जिनको रखा गया था ये आप बता देंगे मुझे। और एक चीज है कि 1942 के अंदर में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के करने के पीछे गांधी जी का मकसद था क्रिप्स मिशन के फेल हो जाना। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम सोचेंगे कि भारत के लिए क्या करना है। तो गांधी जी ने इसको डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गया, यहाँ पर क्रिप्स मिशन फेल हो गया, जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा था। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो अगस्त क्रांति के रूप में कौन से आंदोलन को जाना जानता है? तो ये याद रखेंगे आप लोग, अगस्त क्रांति। ठीक है, अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, चलिए, तो हजारीबाग के अंदर में जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के अंदर में वो भाग गए थे। ठीक है, तो नेपाल के अंदर में भाग के आजाद दस्ता बनाया था उन्होंने। आजाद, आजाद दस्ता। तो आजाद आजाद दस्ता किसने बनाया था? नेपाल के तराई इलाके के अंदर में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से वो दिवाली के दिन भाग गए थे। ठीक है, चलो याद रहेगा ये आप लोगों को सारी चीजें। ऐसे ही डिटेल के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे सारा। तो जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। और सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर में स्पीड में आंसर करिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जो है जल्दी से हम लोग एक रैपिड फायर भी करें बच्चों के लिए।
आपको बताना है साउथ अफ्रीका, बड़ा क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका में गांधी जी का ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आना एक प्रपोज लॉ की वजह से हुआ था, जिसमें इंडियंस के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका में पॉलिटिक्स में आए क्यों? वो तो अपना काम करने गए थे। गांधी जी अपना काम करने के लिए गए थे। किसके लिए गए थे गांधी जी, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो दादा अब्दुल्ला, ठीक है, ठीक है, दादा अब्दुल्ला जो थे, उनकी फर्म के अंदर में काम करने के लिए गए थे। वो दादा अब्दुल्ला की फर्म में साउथ अफ्रीका गए थे, उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन और वकालत वाला जो काम है वो करने के लिए। लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ गए। क्यों आए थे ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो गांधी जी का वकालत से लीडरशिप में बदलाव का निशान क्या था? तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि भाई नेटाल नाम की जो जगह है वहां पर में क्या किया गया था कि जो भारतीय लोग थे, इंडियन लोग थे, उन लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो गांधी जी का इसमें आना, ये एक साउथ अफ्रीका के नेटाल वाले इलाके के अंदर में वोटिंग राइट से या फिर मताधिकार से वंचित कर देना भारतीय लोगों को, ये एक उसका एक पॉइंट था, बर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में दूसरा वाला देखिए, गांधी जी ने भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव को उजागर करने और राजनीतिक प्रतिरोध के लिए सार्वजनिक समर्थन बनाए रखने के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित एक समाचार पत्र का इस्तेमाल किया। गांधी जी वहां पर में समाचार पत्र का जो है बनाते थे, ठीक है, समाचार पत्र के जरिए जो है वो अपनी बात रखते थे। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उस समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नाम से अखबार जो है गांधी जी ने चलाया था। तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, कौन सा अखबार शुरू किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में? इंडियन ओपिनियन, जिससे वो अपनी बात रखते थे लोगों के सामने, ठीक है। चलिए, आपका थर्ड वाला, अनिवार्य पंजीकरण कानूनों का विरोध करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में गठित संगठन में विशेष रूप से संवैधानिक तरीकों पर भरोसा किया और सविनय अवज्ञा से परहेज किया। आपको लगता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा से परहेज किया होगा? ठीक है, सविनय अवज्ञा से गांधी जी परहेज करेंगे ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि भाई इसमें कौन सा वाला सही है? अच्छा, इंडियन ओपिनियन कौन सी भाषाओं में छपता था? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश भाषाओं के अंदर में छपता था, क्योंकि वो भाषा पढ़ने वाले लोग वहां पर में थे मौजूद, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि कितने कथन सही है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोला कौन कौन से सही है, कितने कथन सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो दो कथन यहाँ पर में सही है, पहला और दूसरा, तो दो कथन, ओनली टू, दो कथन सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि जब मैंने एनालिसिस कराया तो आपको सीटेट के अंदर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा अब, ठीक है, कि कितने कथन सही है इसमें से, ठीक है। तो दो कथन सही है, कौन कौन से ये नहीं पूछा उसने, दो कितने सही है, दो है, पहला और दूसरा सही है, मतलब दो सही है, ऐसा था इसका, ठीक है। तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अब ये नए प्रकार के जो प्रश्न है उसको भी आपके लिए टीचिंग परीक्षा मेमोराइजर में जोड़ दिया जाए, ठीक है, न्यू टाइप क्वेश्चन करके? अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक टीम से बात करके, अपनी जो हमारी टीम है, बहुत ही डेडिकेटेड टीम है, उनसे बात करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोगों के टीआरई 4 की न्यू बैच के अंदर में एआई में जोड़वा देता हूँ, ताकि आप जब एग्जाम में, जी हाँ, टीआरई 4 में भी आ सकते हैं वैसे वाले क्वेश्चंस आपके, ठीक है, जिसमें आपका कितने पॉइंट सही है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्योंकि सीटेट के अंदर में भी आया, आप तो ये पहले यूपीएससी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिर बाकी एसएससी वगैरह ने लेकर आया, अब सीटेट ने भी लेकर आ गया ऐसे वाले क्वेश्चन, तो अब बीपीएससी भी इसको ले सकता है। अपडेट कैसे करें सर? तो आप लोग देखिए नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, आखिरी के 24 घंटे बच्चे अपग्रेड करने के लिए, और जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी 80% का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओनली टू। ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के समय को क्या कहा जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पवन सर की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, आप लोग भी प्रे करिएगा जल्दी से वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उनका थायराइड जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनका, ठीक है, इस वजह से वो रेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग मैम, वो जो है हमारे दीपाली मैम है, वो उनको छोटी सी बेबी हुई है, ठीक है, तो इस वजह से वो मैटरनिटी लीव पर है। पवन सर का थायराइड बढ़ गया है बहुत ज्यादा, इस वजह से थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उनको डॉक्टर ने रेस्ट की सलाह दी है। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत जल्दी आ जाएंगे वो, उन्होंने, ठीक है, वो रेस्ट कर रहे हैं और उनका धीरे धीरे रिकवर हो रहा है वो।
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के समय को क्या कहा जाता है? तो इसको मॉडरेट फेज कहा जाता है, क्योंकि इस समय में मध्यम मार्गी, मतलब ऐसे लोग जो अंग्रेजों से पंगा नहीं लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि प्यार से बात करें, उस प्रकार के लोग इसके अंदर में मौजूद थे। तो मध्यम मार्गी लोग मौजूद थे, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडरेट लोग, मध्यम चरण इसको कहा जाता है। 2500 बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जरूर, और कमेंट के अंदर में आंसर कर दीजिए। रैपिड रिवीजन के लिए कितने लोग तैयार है? फास्ट। देखिए, और ये एक यार थम्स अप तो आप लोगों का टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए भी बनता है, जिन्होंने इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को टीचिंग परीक्षा, आप लोग एक चीज, मैं बस 1 मिनट लूंगा आप लोगों के लिए। टीचिंग परीक्षा ना हमेशा अपने अभ्यर्थियों के साथ में है। आप लोगों ने मनीष सिंह कौशिक का नाम सुना होगा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है आपको कमेंट करते हुए उनको यहाँ पर में? ठीक है, मैंने देखा कि यार प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, और उनका टीआरई नहीं निकल पाया था, लेकिन बहुत मेहनती बच्चा, उन्होंने कांटेक्ट किया और फिर हमने उनसे समय लिया, उनका टेस्ट लिया, सारी चीजें की, और फाइनली जो है फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने उनको जो है जॉब दे दी है। अभी वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ गए हैं। ठीक है, वो इतने दूर से, ठीक है, अपना सब कुछ कर रहे थे, वहां से काम कर रहे थे, और अब टीचिंग परीक्षा ने दिया। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे टीचिंग परीक्षा आगे बढ़ेगा, आप और हम लोग जो है, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आप लोगों को भी मौका देंगे। हम परिवार है, एक टीचिंग परीक्षा परिवार है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी प्रॉमिस करता हूं कि जब भी आप अकेला मत समझना अपने आप को, जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी रहेगा मौका, ठीक है, तो हम आपके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो मनीष, मैं यहाँ पर मैं कैमरे में देख रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत खुश तो बहुत होंगे मनीष आज। ठीक है, चलिए गुड। तो टीचिंग परीक्षा ने उनको दे दिया है मौका, और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। जब भी आप लोग चाहोगे कि आपको करना है काम, टीचिंग परीक्षा आपके साथ में है। ठीक है, और टीचिंग परीक्षा एक परिवार है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप सभी लोगों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, हु शूट एन एरो ऑन अगस्टस क्लीवलैंड ऑन 13 जनवरी 1874। ठीक है, 1784 के अंदर में किसने जो है अगस्टस क्लीवलैंड के ऊपर में हमला किया था? जल्दी से आप लोग बताएंगे। एक, हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष के लिए भी। कल जब उनसे मैंने बात की तो उनकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, बड़ी इंटरनल सी चीज है, आपके साथ में शेयर करना चाहिए नहीं, बट उनके अपने पिता जी का सपना, कि पिताजी चाहते थे कि बच्चा हो जाए सेट, और आज उनके मम्मी पापा खुश है। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में किस एक्ट ने भारत को 2 नए डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रावधान किया था? ठीक है, तो ये एक्ट आया था जुलाई के अंदर में, जुलाई 1947 के अंदर में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से भारतीय सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ में स्वराज पार्टी का को फाउंडर बने थे? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, ये भी आपको बता देना है। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 के अंदर में, जनवरी 1923 में। ये याद रखेंगे आप लोग। 1922 का गया अधिवेशन था, उसमें मतभेद हो गया था कांग्रेस के यथार्थवादी दल और परिवर्तनवादी दल के अंदर में। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके अंदर में इंपॉर्टेंट लोग थे। ठीक है, तो चित्तरंजन दास इसके स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने, और मोतीलाल नेहरू इसके जनरल सेक्रेटरी। आयुध अधिनियम 1900, आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और पहला दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार, ये किसके समय में आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में। 2000 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीम यहाँ पर मैं मुझे बता रहे कि 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड लिटन, इसी ने क्या किया था? एज को कम कर दिया था। ठीक है, सिविल सर्विसेज की एज को कम कर दिया था, 21 से घटा के 19 कर दिया था। चलिए नाउ फ्रेंड्स, पहले संस्थागत जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, मतलब कि बेसिकली संथाल आंदोलन, संथाल थे वो, और एक तरीके से पहला हमें सबूत मिलता है कि किसी ने अंग्रेजों के, आदिवासी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए, वो थे तिलका मांझी। 1784 के अंदर में उन्होंने अगस्टस, ठीक है, उनके ऊपर में हमला कर दिया था, भागलपुर के जो कलेक्टर थे उनके ऊपर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? 1912 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, आप लोग बता दीजिए। पटना के अंदर में ही ये आंदोलन हुआ था आपका, ये पहला, ये जो सेशन था बिहार का, पहला सेशन 1912 के अंदर में, उसमें ये घोषणा हुई थी, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में पारित किया गया था, लेकिन 1920 के अंदर में 2 सेशन हुए थे। एक सेशन जो है आपका एक जगह पे हुआ था, और एक सेशन हुआ था नागपुर में। चलो, अब ये फिल इन द ब्लैंक आपने करना है जल्दी। इसके अध्यक्ष कौन थे, और ये सेशन हुआ कब था, और कौन अध्यक्ष थे? पहला वाला। ठीक है, तो नागपुर में जब सेशन हुआ दिसंबर के अंदर में, तो नागपुर में इसको पास किया गया था। मेरे बताने के पहले आप लोग ये वाला ब्लैंक भरेंगे। तो
जो सितंबर के अंदर में सेशन हुआ था फ्रेंड, सितंबर, ठीक है, 1920 के अंदर में ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप बता दीजिएगा। मेरे बताने के पहले जल्दी से आप लोग टाइप कर दो, लाला लाजपत राय, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे, सितंबर के अंदर में हुआ था, लेकिन ये दिसंबर में पास हुआ था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे ब्लैंक को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन ऑर्थोनोलॉजी, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी जो है फ्रेंड्स, ये किसका स्टडी है ये भी पूछा जा सकता है, बर्ड की स्टडी है, स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। मुझे बताइए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जल्दी से आप लोग रिवीजन करना है आप सभी लोगों ने, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कमेंट के अंदर में बता दीजिए। ऐसा कोई बच्चा बचा तो नहीं है यहाँ पर में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हो? आप लोगों को आगे की अपडेट्स अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, आप सभी के सभी बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स मिल सके आप लोगों को। ओके, तो ए.ओ. ह्यूम और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इनमें से किस नेता ने 1916 में ब्यावर में होम रूल की स्थापना की थी? तो ब्यावर, ठीक है, 1916 में ब्यावर के अंदर में होम रूल लीग की स्थापना दामोदर दास राठी ने की थी, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फर्स्ट महासचिव जो थे वो थे ट्रिग्वे ली, और एकमात्र महासचिव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो थे हैमर्स जोल्ड, ठीक है, हैमर्स जोल्ड। कहां पर में मृत्यु हुई थी इनकी? कांगो में। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज करवा के इतना याद करा दूंगा कि ये आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, टाई ब्रेकर बन जाएगा। जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स है वो आगे बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हैमर्स जोल्ड जो है इन्होंने किया था। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊं। एक चीज बताओ आपको, ये जो क्वेश्चन, ये जो अभी सेशन चल रहा है, ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है, रिवीजन के लिए आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे जितने भी पेड स्टूडेंट्स है बैच नंबर 4 में, ठीक है। तो ये हमने एआई की मदद से इसको इंप्लीमेंट किया है, उसको और ज्यादा हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यार एक एक जो है यहाँ पर में थम्स अप तो टीचिंग परीक्षा की टेक्निकल टीम के लिए भी बनता है। दिन रात मेहनत करते, रात के 3 बजे भी अगर हम फोन करें ना उनको कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है, ये अपग्रेड करना है, ये चीज हम बच्चों के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो रात रात भर काम करते हैं आप लोगों के लिए। आपको क्या लगता है एआई की वजह से इतना ये सब बनाना इतना आसान है? बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, जस्ट बिकॉज कि आप लोग आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव पारित किया जिसे पेश किया था, ठीक है। तो बिहार कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव पारित किया, किसने इसको प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि अगर जो है अगस्त 1920 के अंदर में बिहार कांग्रेस की जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसके बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1920 में? तो राजेंद्र प्रसाद थे। एक तो क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया, 1 नंबर यहां मिलेगा। 1920 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? असहयोग आंदोलन, उनके अध्यक्ष रहते हुए। अध्यक्ष तो इंट्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 बार आ गया है शाह मोहम्मद जुबैर। टीम एक बार प्लीज इसको कर लीजिएगा, टीम बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो गई है, ठीक है। तो धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर जो है उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, ओके। तो आंसर तो वैसे भी मोर देन वन ऑफ दी अबव होने वाला है आपका। चलिए कोई बात नहीं, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसने की? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किस व्यक्ति ने की थी? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कौन कौन से 3 बार अध्यक्ष रहे जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग। तो लंदन जो है इंडियन सोसाइटी, लंदन के अंदर में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया उन्होंने। तो दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इन्होंने, ठीक है, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ठीक है। 1886 में, मतलब सेकंड नंबर का सेशन जो हुआ था कलकत्ता में, 1893 के अंदर में सेशन हुआ था लाहौर के अंदर में, और 1906 में सेशन हुआ था कलकत्ता में। तो 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की। तो दादा भाई नौरोजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के अंदर में मेंबर चुने गए थे, मतलब सांसद बने थे ये, ओके। तो पहले एशियन व्यक्ति, फर्स्ट इंडियन और पहले एशियन जो के
ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने, यूनाइटेड किंगडम के संसद के सदस्य बने? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में, अब ध्यान से समझिएगा, 2-3 क्वेश्चन तो यही बन गए। 1931 का सेशन कहां पर में हुआ था भाई? ठीक है, कराची के अंदर में हुआ था। एक नंबर यहाँ पर में बन गया आप लोगों का। दूसरा, 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलो इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स मतलब मूलभूत अधिकार और इकोनॉमिक प्रोग्राम पर रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट किसने बनाया था? इकोनॉमिक प्रोग्राम का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको दी? तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने आप लोगों के लिए पेड कोर्स के अंदर में फ्रेंड्स ये डाल दिया है आप लोगों के लिए, मिडनाइट एट फ्रीडम वाली जो पूरी की पूरी ये है। जितने भी पेड स्टूडेंट है हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी से। टीआरई 4 के 4th बैच के बच्चे, उन सभी के लिए आपके मिडनाइट एंड फ्रीडम, जब भी आपको समय मिले, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना खाते खाते या कभी कभी अगर मूड फ्रेश करना है तो उसके लिए आप देख लेना। वो अभी प्रोसेसिंग के अंदर में है, आप लोगों को मिल जाए, आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर में वो प्रोसेस होकर सारी की सारी मिल जाएंगी। जितने भी पेड स्टूडेंट है आप कल से देखना स्टार्ट कर सकते हो, डाल दिया है, प्रोसेस होकर कल से आपको मिल जाएंगी वो। तो उसमें क्या होगा ना, आपके लिए उसमें बताया है कि कैसे सरदार पटेल, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके बीच में कभी कभार काम करते समय मतभेद हो जाता था, लेकिन मन भेद नहीं हुआ उनका, मन एक थे उनके, काम करने के तरीके दोनों के अलग थे, लेकिन प्यार भाई जैसा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़े भाई की तरह मानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये पूरी का पूरा घटनाक्रम और सारी चीजें जो है आप लोगों को उस वेब सीरीज के अंदर में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आपको डीप डाइव आपके दिमाग में याद हो जाएंगी सारी चीजें, फिर आपको पढ़ने में और मजा आएगा। तो टीआरई 4 के बैच के अंदर में मैंने इसको डाल दिया है, कल सुबह से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, काफी बड़ा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अच्छा चलिए, अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा मुझे करके बताए जल्दी से। 4 लाइक्स दूर है हम लोग 2400 लाइक से। एक बार बफरिंग का प्लीज एक बार देख लीजिए टीम, क्या बफरिंग आ रही है? बफरिंग का प्लीज एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ी सी आई थी बताया जा रहा है। ठीक है, छोटू सी। तो हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइगवे ली। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ, ये वाला प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के स्थापना के बाद में पहले अध्यक्ष अगर कोई बने थे वो ट्राइगवे ली थे। ठीक है, अच्छा अभी वाले हमारे अभी हमारे भारत अभी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है बता सकते हो क्या आप लोग? अभी कौन है? 90 नंबर के, 9th नंबर के एंटोनियो गटरेस। ठीक है, आपको बता दूं वो पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब एक समय में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी थे, एंटोनियो गटरेस, जो अभी 90 नंबर के है। तो अगर आप लोगों से करंट पूछ लिया जाए, करंट में कौन है? तो एंटोनियो एंटोनियो ठीक है गटरेस। कहाँ के है ये? पुर्तगाल के है, पुर्तगाल। ठीक है, पोर्तुगीज है, पोर्तुगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पुर्तगाल के वो, एंटोनियो गटरेस। और कौन से नंबर के अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 90 नंबर के है। ठीक है, तो पहले नंबर के कौन थे? फर्स्ट नंबर के थे ट्राइगवे ली। ठीक है, ट्राइगवे ली, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। कहाँ के थे ये ट्राइगवे ली? चाइना के नहीं थे, नहीं तो ली बोला तो चाइना समझेंगे आप लोग, नॉर्वे के थे वो। ठीक है, नॉर्वे के ट्राइगवे ली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान, क्या बात है, डिकी बर्ड प्लान, बहुत बढ़िया। डिकी बर्ड प्लान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहली बात तो डिकी बर्ड किसका नाम था? डिकी बर्ड किसका नाम था? अगर ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता दूंगा। डिकी बर्ड जो है फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन का पेट मतलब पेट नेम नहीं था, बेसिकली उनको उनके दोस्त प्यार से बुलाते थे लॉर्ड माउंटबेटन को, माउंटबेटन को। चलो आपका आधा क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, लॉर्ड माउंटबेटन को उनके दोस्त डिकी बर्ड के नाम से बुलाते थे। अब बताओ किस चीज से रिलेटेड था? तो माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, बेसिकली इंडिया को स्मॉलर पार्ट्स में, मतलब भारत का विभाजन, कृषि में सुधार से इसका कोई लेना देना नहीं है। माउंटबेटन प्लान जो है आप लोगों को पता है कि माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि भाई भारत का जो है बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास में कोई चारा ही नहीं बचा था, मानने को ही तैयार नहीं थी मुस्लिम लीग, कई सारे मामलों में इंडियन नेशनल कांग्रेस, कई सारे मामलों में हिंदू महासंगठन, ठीक है, हिंदू महासभा, तो कोई मानने को ही तैयार नहीं था। तो आखिरकार उनके सामने एक ही रास्ता बचा, ठीक है, कि भाई क्या किया जाए, भारत का जो है बंटवारा कर दिया जाए। तो उन्होंने घोषणा कर दी, इसी को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है और इसी को डिकी बर्ड प्लान भी बोला जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन का निकनेम क्या था? तो डिकी बर्ड था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग।
माउंटबेटन प्लान को ही किस नाम से जाना जाता है? डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एग्जामिनर आप लोगों को माउंटबेटन प्लान की जगह पे डिकी बर्ड प्लान दे दे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे क्या? अभी जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से। ठीक है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे एक चीज बताओ कि आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से, आगे में और भी क्वेश्चन है हमारे, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि आप लोगों से दो तीन क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जल्दी आप लोग बताएंगे मुझे। ओके, फास्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? वंदे मातरम जो पुस्तक है वो कौन से ग्रंथ में या कौन से जो पुस्तक है उसमें लिखी गई थी और किसने लिखा था वंदे मातरम? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करते जाएंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस का भी। ठीक है, फिर मैं आगे में आप लोगों को और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। फास्ट कमेंट के अंदर में एकदम स्पीड में आंसर आना चाहिए आप लोगों का। 2500 लाइक से हम लोग केवल 41 लाइक्स दूर है अभी हम लोग। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जब हमारा भारत आजाद हुआ उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे। एक नंबर तो यहाँ पर में भी आपका बन गया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, और वो घोषणा जो है फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो आप लोगों के लिए डाला है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके अंदर में वो भाषण की ओरिजिनल वाली क्लिप इस्तेमाल की गई है, लॉर्ड क्लीमेंट एटली की घोषणा वाली ओरिजिनल, जो उन्होंने भाषण दिया था आपका, कि ये था भाषण 20 फरवरी 1947 के अंदर में। और उन्होंने भाषण में कहा था कि 30 जून 1948 से पहले पहले तक हम भारत को छोड़ देंगे। और क्यों फिर 30 जून 1948 तक नहीं रुके वो, उसका भी कारण उसमें दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, स्पॉइलर हो जाएगा आप लोग जो लोग देखेंगे उन लोगों के लिए, लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था कि भारत के अंदर में उनको लग रहा था कि भाई भारत कभी भी फट सकता है, क्योंकि अंदर से इतनी सारी चीजें फैली हुई थी भारत के अंदर में। मुस्लिम लीग अलग तरीके से बवाल मचा रही है कि भाई अलग देश दो, अलग देश दो, नहीं तो फिर ज्यादा पावर दो, एक इलाके को स्वाधीनता दो। हिंदू महासभा अलग से कर रही थी, कांग्रेस के अंदर में अलग एक बेचैनी थी कि भाई हमें अखंड भारत रखना है। कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के जो अंदर में मुस्लिम नेता थे, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, बादशाह खान हमारे, ठीक है, जिन्होंने पख्तून आंदोलन भी शुरू किया था वो इसमें थे। ठीक है, खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर गफ्फार खान। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला भाई हम रह ही नहीं सकते भारत में। उधर से आदेश आ रहा था, प्रेशर आ रहा था कि भाई कैसे भी करके तुम छोड़ो। तो 30 जून 1948 की तारीख थी डेडलाइन, बट उन्होंने 15 तारीख को ही छोड़ दिया, 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त को ही क्यों चुना उन्होंने? 16 भी चुन सकते थे। 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए कुछ खास है। क्या खास है वो आप देख लेना उसके अंदर में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खास चीज है उनके लिए। वो खास ये है कि उसी दिन जो है जापान ने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में लॉर्ड माउंटबेटन के सामने। बंगाल का बंटवारा किस साल रद्द कर दिया गया? तो बंगाल का बंटवारा जो है फ्रेंड्स 1905 के अंदर में हुआ था। टू बी स्पेसिफिक मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर को ये बंटवारा 1905 के अंदर में लागू हुआ था। लेकिन दिसंबर के अंदर में, दिसंबर 1911 के अंदर में तुम्हारे चचा का लड़का भारत आया था, जिसका नाम था किंग जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, ठीक है, उनकी वाइफ मैरी के साथ में। और उन्होंने घोषणा की कि भाई बंगाल का बंटवारा जो है वो रद्द किया जाता है 1911 के अंदर में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? देखो, बंटवारे के समय वायसराय कौन था ये भी आप लोगों ने आंसर कर देना जल्दी से। बंटवारे के समय भारत का वायसराय कौन था, और ये बंटवारा जब रद्द हुआ उस समय में भारत का वायसराय कौन था? ये वाला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी आ चुका है पीवाईक्यू के अंदर में। तो ये भी आप लोग आंसर कर देंगे कि जब बंगाल का बंटवारा रद्द हुआ उस समय में भारत का वायसराय कौन था। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए समय की कमी है, इसीलिए स्पीड में चल रहा हूँ, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अभी पेड क्लास में आपकी टीआरई 4 बैच के अंदर में आपकी पेड क्लास है, नेशनल मूवमेंट का पार्ट नंबर 1 होने वाला है आप लोगों का। जो बच्चे जुड़ चुके हैं बैच 4 में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी लोग आ जाइएगा जरूर, और जो लोग नहीं जुड़े जल्दी से जाकर टीआरई 4 के अंदर में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको बता दूं केवल 24 घंटे आपके पास में आखिरी के बचे हैं अपग्रेड करने के, उसके बाद में अपग्रेड का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा के नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल करके या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे कॉल करके आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, या ऐप में जाकर भी कर सकते हो अपने आप भी। वायसराय यहाँ पर में लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, यहाँ पर में था लॉर्ड हर्डिंग, हर्डिंग। और हर्डिंग 1 2 आ जाए तो हर्डिंग तो सेकंड आप लोगों ने आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 के अंदर में हुई थी, बॉम्बे के अंदर में। एक नंबर यहां मिलेगा, एक नंबर यहां मिलेगा, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को, 3 नंबर का क्वेश्चन यहां पर में हो गया ये आपका। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ था। ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है, स्पीड में आंसर करते जाइए आप लोग। एक रैपिड फायर भी कर दीजिएगा प्लीज टीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोमागाटा मारू एपिसोड से जुड़ा हुआ है? कोमागाटा मारू या कामागाटा मारू इंसिडेंट, ये भी आप लोगों को मैं नेशनल मूवमेंट वाली क्लासेस के अंदर में पढ़ाऊंगा। कोमागाटा मारू जो है फ्रेंड्स एक जहाज था, और इस जहाज को किसने खरीद लिया था? ठीक है, बाबा गुरदीत सिंह ने, ठीक है, बाबा गुरदीत सिंह ने लिया था इसको। और वो चाहते थे कि कुछ जो लोग हैं भारतीय, उनको कनाडा में ले जाकर बसाया जाए। तो उन्होंने हांगकांग से वो जहाज को, एक जापानी स्टीमर था वो, उन्होंने किराए पे लिया और उससे वो वैंकूवर पहुंचे कनाडा। लेकिन कनाडा ने उन भारतीय लोगों को लेने से मना कर दिया, कुछ लोगों को रखा, मैक्सिमम लोगों को वापस भेज दिया भारत। इसी को कामागाटा मारू इंसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। बड़ी ही विचित्र सी स्थिति बन गई थी, ये जो लोग थे उसके अंदर में बैठे हुए, उनको खाना अवेलेबल नहीं था, बीमारी फैल रही थी, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। तो 1914 के अंदर में ये कामागाटा मारू इंसिडेंट हुआ। बड़ा ही बेकार था यार कनाडा वालों। अच्छा आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी पेड क्लास में आपको कि कनाडा ने इसके लिए माफी मांगी, कब पता है आप लोगों को? उसके 100 साल बाद 2014 में माफी मांगी कनाडा ने। ये आपको पता है? कितने लोगों को पता था ये बात, कनाडा ने माफी मांगी? मैंने आप लोगों को पेड क्लास में पढ़ाया हुआ था, कामागाटा मारू इंसिडेंट के 100 साल बाद लोग, इसने माफी मांगी कनाडा ने कि भाई हमसे गलती हो गई थी, वो 200 साल पहले हमारे लोग जो है थोड़े गुड़बक थे हमारे, उन लोगों को माफ कर दो करके, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है नीचे दिए गए समय के हिसाब से कौन सा वाला पहले हुआ, कौन सा वाला बाद में हुआ, आपको बताना है, ठीक है। तो अटलांटिक चार्टर, अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बैंकॉक के अंदर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। जापान ने अटैक कर दिया अमेरिका के नेवल बेस पर पाल हार्बर पर। फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। और बटालियन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर्ड माउडोक। बताइए। चलिए पूरा का पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आप लोगों का कम से कम 6-7 नंबर का क्वेश्चन है। आप बताइए, अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को करवा देता हूं। देखिए अटलांटिक चार्टर जो है फ्रेंड्स, ये किसके बीच में हुआ था? इसको ये वाले पेन से लिखते हैं क्योंकि ये पेन से उड़ जाता है। तो ये अटलांटिक चार्टर जो है वो यूएसए प्लस यूके के बीच में हुआ था कि जब भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद में दुनिया में हम लोग क्या शांति के लिए प्रयास करेंगे। पहले तो लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग। तो अटलांटिक जो है ट्रीटी साइन हुई 1941 के अंदर में। टू बी स्पेसिफिक आप लोगों को बताओ, अगस्त 1941 के अंदर में, अगस्त 1941 के अंदर में। लेकिन उसी के कुछ समय के बाद में जापान ने जो है इनको क्या किया, लॉलीपॉप थमा दिया और उसने हमला कर दिया पाल हार्बर के ऊपर में, ठीक है, दिसंबर 1941 में पाल हार्बर के ऊपर में। इससे यूएसए को आगे गुस्सा कि भैंस का अंडा, हम लोग यहाँ पर में शांति का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हमला कर करके दूसरे देशों के ऊपर में लूट रहे हैं दूसरे देशों को शांति के प्रयास में, और ये जापान ने हम पर हमला कर दिया। तो फिर उसको आया गुस्सा, तो फिर उनकी लड़ाई हो गई जापान के साथ में भी एकदम, ठीक है। तो पाल हार्बर के ऊपर में दिसंबर 1941 के अंदर में हमला कर दिया था। टू बी स्पेसिफिक 7 दिसंबर था वो, ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को पाल हार्बर पर हमला कर दिया। पाल हार्बर जो है फ्रेंड्स, ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर के अंदर में, अमेरिका के आइलैंड्स है, ठीक है। इससे अमेरिका भी शामिल हो गया इसमें। बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन की घोषणा की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषणा की कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हम बना रहे हैं। और जापान, थाईलैंड, ठीक है, बैंकॉक, ये सारे लोग इनके साथ में जुड़ गए 1942 के अंदर में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का ऑर्गेनाइजेशन हुआ 1942 में, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने स्थापित किया था? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों की मदद से, ठीक है। चलो 1 2 3 हो गया, चौथा आपका क्या बचा है अभी यहाँ पर में? हाँ चलिए, पहला तो आईएन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो बन गई। उसके बाद में फर्स्ट डिवीजन जो थी आईएनए की, उन्होंने डिवीजन बनाया गया। पहला डिवीजन
गठित किया गया। और पता है आप लोगों को, आपको क्या लग रहा है कि बाहर में थे तो उनके पास सैनिकों की कमी थी? उनके पास में 16,300 सैनिकों वाला पहला, ठीक है, डिवीजन इसका बना, फर्स्ट डिवीजन का गठन जब हुआ, उसी के अंदर में 16,300 सैनिक थे पहले डिवीजन में, इंडियन नेशनल आर्मी के पहले डिवीजन में। तो ये कब, इसकी स्थापना भी जो है फ्रेंड्स 1942 के अंदर में हुई, उसके बाद में, ठीक है। और बटालियन ऑफ आईएनए कैप्चर्ड माउडोक, माउडोक को जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो बर्मा में है, बर्मा में माउडोक को कब्जा कर लिया गया, ठीक है, बाद में। तो इसके अंदर में सबसे पहला आप लोगों का होगा ऑप्शन, ठीक है, ए, ठीक है। उसके बाद में सी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, सी आ जाएगा, क्योंकि फिर इसने हमला कर दिया था, जापान ने, जापान का हमला, ठीक है, जापान का हमला। फिर उसके बाद में बी आएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की घोषणा की सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, बैंकॉक के अंदर में। कहां पर में घोषणा की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बी आ जाएगा। तो ए सी बी तक तो हम पहुंच गए हैं यहां तक भी। अब डी और ई में देखिए कि डिवीजन बना 16,300 लोगों का, और ये 16,300 लोगों ने माउडॉक के ऊपर में, बर्मा में है ये, बर्मा में हमला कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो डी और फिर ई, ए सी बी डी ई, ठीक है। ये हर एक के ऊपर में मैं एक एक क्वेश्चन बना दूं आप लोगों के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि अगले लेक्चर में इसके ऊपर में क्वेश्चंस बना दूं मैं आपके लिए, हर एक इस पे पूरा का पूरा, ताकि आप लोगों को याद हो जाए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है, गुड। चलिए, अभी आप लोगों की फ्रेंड्स यहाँ पर में क्लास भी होने वाली है दूसरी, ठीक है, उसमें भी मैं आपको करना है। तो इनमें से कौन सा रॉलेट एक्ट का प्रोविजन नहीं था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में पॉलिटिकल असहमति को रोकने के लिए बनाया था? तो सबसे पहली बात तो रॉलेट एक्ट आया कब था? तो ये मार्च, ठीक है, 1919 के अंदर में पास किया गया, मार्च 1919 में, जिसमें यह बोला गया था कि भाई भारत के अंदर में अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात करता है किसी भी तरीके से, तो उनको 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी वाली बात नहीं थी इसमें? इसका पूरा एक्चुअली वो रॉलेट ने बनाया था, तो रॉलेट एक्ट हम बोलते हैं, अदरवाइज इसका नाम था अनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। तो कभी अगर आ जाए ना आप लोगों से, तो अनार्किकल, अनार्की मतलब होता है अराजकता, अराजकता, और रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 इसका नाम था, ठीक है। मार्च 1919 के अंदर में इसको लागू किया गया था। तो कौन सा वाला इसका प्रोविजन नहीं था? ये आप लोगों को बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ठीक है, ये उन्होंने लिखा नहीं था, इसके अंदर में उस प्रावधान नहीं था, ठीक है, उसमें। लेकिन एक्चुअल में ये चीज वो इनडायरेक्टली कर रहे थे। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, नेताओं को गिरफ्तार, बिना वारंट की गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया पुलिस को, बिना ट्रायल की गिरफ्तारी होती थी, 2 साल तक आप लोगों को बिना ट्रायल के या बिना जो है जज के सामने पेश किए रखा जा सकता था। प्रेस की सेंसरशिप, यहाँ सॉरी, प्रेस की सेंसरशिप बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पर मैं हिंदी में थोड़ा सा वो टीम को जो उन्होंने हिंदी में उन्होंने डाला है इस पीपीटी के अंदर में, वहां पर मैं गलती से उन्होंने पहले ही वाला ये कर दिया है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे, ऐसा कहीं लिखा नहीं था। बट आप सोचिए ना, सेंसरशिप पर प्रतिबंध लगा दिया आपने, आपने बोला कि हम नेताओं को उठा लेंगे, हम जो है उनको 2 साल तक अपने पास में रखेंगे, तो कोई व्यक्ति डरेगा नहीं क्या? कोई व्यक्ति डरेगा नहीं? भाई यार ये तो उठा लेंगे, तो रेस्ट्रिक्ट, आपने तो उसको बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया इनडायरेक्टली, लिखा नहीं आपने लेकिन आपने लगा तो दिया, ठीक है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, 21 जून 2025 को, गरम गरम क्वेश्चन है, 1 साल भी नहीं हुआ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आप लोगों का, तो ये ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। 3,000 लाइक्स के हम लोग बहुत ज्यादा पास पहुंच गए हैं, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। जी, सारा का सारा, इससे 3-4 गुना ज्यादा जो है हम लोग पढ़ने वाले कोर्स के अंदर में, कोर्स के अंदर में तो आप समझ लीजिए कि पूरा, क्योंकि यहाँ पर में कैसे समय ये होता है, बच्चे बोलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पर में हमारे पास में समय होता है,
ठीक है, तो हम अच्छे से और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं वहां पर में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। इनमें से किस भारतीय नेता ने रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दिया था? रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। जल्दी से, अभी आप लोगों की 10:30 बजे क्लास है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर। जी हाँ, सारा का सारा पढ़ाएंगे, और अभी आपकी क्लास है अभी। ठीक है, टीआरई 4 की बैच नंबर 4 के अंदर में अपग्रेड का मौका कल तक रहने दीजिए सर। देखिए 24 घंटे आप लोगों के पास में, 24 घंटे के अंदर में आप अपडेट कर सकते हो, उसके बाद में अपग्रेड नहीं होगा, आपको फिर डायरेक्टली परचेस करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा खासा मौका दिया, आप समझिए ना। देखिए बहुत खर्च आता है, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोग उसको करिए ही, मैं ये कह रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, एआई चलाना अपने आप में बहुत बहुत ये चीज है, आपको वहां अनलिमिटेड सारी चीजें मिल रही है। इसी वजह से आई होप कि आप लोग समझोगे, आप समझदार लोग हो, आप लोग समझोगे। ठीक है, कैसे करें? तो नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम मदद कर देंगे आपकी। जी हाँ, जनरल पेपर में भी काम में आएगा आप लोगों के ये। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन लिया जाए, और डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप खुद देख लीजिए। और इसको आपको बताऊं कि जो रॉलेट एक्ट है, इसको शैतानी कानून, महात्मा गांधी ने भी इसको शैतानी कानून बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको शैतानी करतूत वाला कानून बोला था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे दिया था। ये 3 लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो डी इसका आंसर होगा। एक बार लिख लो आप लोग कौन कौन था। ठीक है, चलिए नाउ, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, कभी भी पूछा जा सकता है। 1919 में महात्मा गांधी ने इनमें से किस भारतीय एक्ट के खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसको अपमान और याचना का दिवस बताया था? अपमान, अपमान और याचना का दिवस। ठीक है, जिसको रॉलेट सत्याग्रह भी बोला जाता है। ये 6 अप्रैल को मनाया था। ऑल इंडिया, पहली बार जो है फ्रेंड्स ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में हमारा ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था, ये आप लोगों ने याद रखना है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइए कि जालियनवाला बाग हत्याकांड, पहली बात तो डेट कब थी इसकी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, डेट कब थी इसकी। उसके बाद में जालियनवाला बाग कांड है कहां पर में, जालियनवाला बाग कौन से स्टेट के अंदर में है, ये आप मुझे बताएंगे। और जालियनवाला बाग के अंदर में लोग इकट्ठा हुए थे, तो किसकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इकट्ठा हुए थे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करोगे किसके लिए किया था। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, 7611101101 या 9697888844 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। कॉल नहीं लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं। टीचिंग परीक्षा मतलब भरोसे की गारंटी, भरोसा है। ठीक है, सफलता की गारंटी है। आप इतने ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको इतनी कोई भी एग्जाम आप ले लो, आप उसके अंदर में आप सफलता ले लोगे इस तरीके से। ठीक है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया, आप देख सकते हो। न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हम लोगों ने किए थे उनके नाम, पूरा उनके रोल नंबर के साथ में। ठीक है, सबूत के साथ पूरा का पूरा। और इस बार भी, ठीक है, आप लोगों को टॉप बनाना है, तो बीपीएससी की तैयारी के लिए आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, एआई की मदद से आप लोगों की पढ़ाई होगी, तो आप 10 गुना तेज पढ़ाई कर सकते हो। टीआरई 4 मेमोराइजर आप लोगों को उसमें मिल रहा है, जिसमें और ज्यादा आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो चलिए पेड क्लास के अंदर में मिलते हैं हम लोग, 10:30 बजे आप लोगों की पेड क्लास है। तो पेड क्लास के अंदर में आज से हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो है लाइव उसके अंदर में जुड़े, जो बच्चे टीआरई 4 के 4 नंबर बैच के अंदर में आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो भी बच्चे पूछे सर जुड़ना है जुड़ना है। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल कर लो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाओ, वहां पर में भी है आपका टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां से ले लो, या नीचे में लिंक्स भी दी गई है, या टीचिंग परीक्षा की वेबसाइट पे चले जाओ teachingparisha.com पर, उसकी भी लिंक नीचे मिल जाएंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर में जरूर कर दीजिएगा।